हेलो मेरे प्यारे सहपाठियों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद है अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी के माध्यम से हो रहा है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस रहते हैं। या हम बात करें कि किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम का, उसमें जो है एनसीईआरटी बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो हम लोग आज अपने चैनल एग्ज़ाम कैप्सूल ऑफिशियल पे एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट हिंदी मीडियम क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे बात उठता है कि लोग कहाँ रहते थे से पहले का बात करें अगर हम लोग, तो हम कैसे पता लगाएं कि अतीत में क्या हुआ था। कहने का मतलब है कि अगर कल के बारे में हमको एक दिन पहले की बात की पता करना हो, रेडियो सुन सकते हैं या फिर टेलीविज़न देख सकते हैं। लेकिन अगर यही हम बात करें कि पिछले साल क्या हुआ या 4-5 साल 7 साल पहले क्या हुआ, तो उस समय जो लोग थे तो उनसे भी हम पता कर सकते हैं। लेकिन जब अगर हम बात करें अतीत का, यानी बहुत पहले क्या हुआ था, तो यह हम कैसे जान सकते हैं। ये हम बिल्कुल जान सकते हैं। देखिए, हम बुक के माध्यम से पता लगा सकते हैं, उनके स्रोतों के माध्यम से पता लगा सकते हैं। जो पुरातत्वविद पता करते हैं कि कौन किस अवशेष है, जो C-14 के माध्यम से पता करते हैं, तो इस माध्यम से हम अपने अतीत का पता लगा सकते हैं। हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जो उस समय के आखेटक थे, पशुपालक थे, कृषक थे, व्यापारी थे, शिल्पकार थे, संगीतकार थे, कलाकार थे, तो उनके जीवन के बारे में भी हम हासिल जानकारी कर सकते हैं। अगर हम बात करें तो बच्चे कौन सा खेल खेलते थे, कैसी कहानियाँ सुना करते रहे होंगे या फिर नाटक क्या करते रहे होंगे, तो इन सब बारे में हम पता कर सकते हैं। तो अब इसी में आता है कि लोग कहाँ रहते थे। जब अतीत की बात करते थे, लोग कहाँ रहते थे, तो उस समय सबसे पहले अगर बात करें तो कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पे रहा करते थे। और यहाँ रहने वाले जो आरंभिक लोग थे, ठीक है, वो क्या करते थे, एक सामान वगैरह इकट्ठा करते थे। अब क्या है कि जो उनके पास जंगल था, जंगल का विशाल संपदा था, भोजन के लिए वो जड़े फलों तथा जंगल के जो अन्य उत्पाद हैं तो उनका जो है ये संग्रह करते थे, जानवरों का आखेट करते थे। नर्मदा नदी देखे हैं। अब देखिए, जो उत्तर पश्चिम की सुलेमान की पहाड़ी है या किरथर की पहाड़ी है, तो यह क्षेत्र भी ऐसा स्थान में है जहाँ लगभग 8000 साल पहले स्त्री पुरुष ने क्या किया था कि सबसे पहले गेहूं और जौ की फसलें उपजाना आपको प्रारंभ कर दिया था। देखिए, ये जो सुलेमान की पहाड़ी है आपका, ये पड़ता है ईरान के पठार का जो पूर्वी छोर है वहाँ पे। तो ये क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप से इसको विभाजित करता है, ठीक है। और इसके बाद किरथर की पहाड़ी की बात करें तो यह आपको सिंधु और बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए, जो ये सुलेमान और किरथर पहाड़ी के लोग हैं, इन्होंने अब जो है गेहूं और जौ उपजा लिया। इसके बाद पशुपालन में भेड़, बकरी, गाय और बैल को पालतू बनाना शुरू किया। और सबसे बड़ा बात है ये कि ये लोग गांव में रहते थे। तो ये इस सब टाइप का क्वेश्चन भी आता है वन लिनियर में कि आपको कथन दे देगा, कारण दे देगा, तो ये सब लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। कहता है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में जो विंध्य पहाड़ी हैं, तो ये भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ कृषि का आपको क्या हुआ था, विकास हुआ था। अगर हम बात करें उत्तर पूर्व में गारो का, तो गारू है, खासी है, जयंती है, ठीक है। तो इस सब टाइप मेघालय में हो गया आपका। और ये विंध्य पहाड़ियाँ हो गई, ठीक है, जो आपके एमपी में पड़ती है। तो यहाँ जो है सबसे पहले चावल उपजाया गया और ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। अगर हम सहायक नदियों की बात करें तो हम लोग देखे हैं कि इतिहास के क्रम में कि इतिहास वहीं फला फूला है जहाँ पे क्या था, कोई नदी था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता देख लीजिए या फिर मगध का साम्राज्य देख लिए, तो इसके पीछे कुछ खास था कि वहाँ की जो भौगोलिक स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, तो वो सब नदी वाला जो जहाँ पे नदी रहता है, समुद्र है, तो वहाँ पे क्या होगा, आवागमन का ज़्यादा होगा। नदी के साइड वाला पार्ट होता है वो उपजाऊ भी हो जाता है। तो इसलिए क्या है कि जो नदी वगैरह साइड का जगह था, यहाँ पे आपका कृषि का विकास हुआ और यहाँ पे सभ्यता का भी विकास हुआ। अगर हम बात करें तो सहायक नदी उसे कहते हैं जो बहुत सारी नदी क्या होती है कि एक बड़ी नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये छोटी छोटी जो नदियाँ होती है, ये सहायक नदी है। अगर हम बात करें तो 4700 वर्ष पूर्व सिंधु तथा इसकी जो सहायक नदियों के किनारे ही कुछ आरंभिक नगर फले फूले। क्यों फले फूले, हम लोग पहले ही बात कर लिए हैं। अब कहते हैं कि गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्रवर्ती तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष आपका पूर्व में हुआ था। तो देखिए, यहाँ भी नदी के किनारे हुआ, सिंधु सभ्यता भी नदी के किनारे हुआ। तो इस प्रकार की बात। अब आगे चलते हैं। तो कहता है कि गंगा के दक्षिण में सोन नदियों के आसपास का क्षेत्र जो है आपका प्राचीन काल में मगध यानी कि जो वर्तमान बिहार में स्थित है,
तो उसके नाम से जाना जाता था, यानी मगध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था। और इसका जो शासक होता था बहुत शक्तिशाली होता था, और इन्होंने क्या करा कि विशाल साम्राज्य का स्थापना किया। हम लोग पढ़ते भी हैं कि भारत में अगर शासन करना कहीं किसी ने सिखाया तो वो मगध ही था, कि कैसे हम लोगों को शासन करना है। अगर हम महाजनपद काल की बात करें तो मगध है, अंग है और वज्जी है, तो ये तीन जो है हमारे बिहार में स्थित हैं। कि देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। अब मगध साम्राज्य से शुरू हुआ, फिर आपका सारी जगह बढ़ता चला गया। तो अब है कि स्थापना हो गया मगध का। हम लोग आरंभिक लोग को देख ली, कैसे रहते थे, कहाँ रहते थे। तो अब जो लोग क्या हैं कि रहने लगे, तो अब कभी कभी लोग काम की तलाश में, तो कभी जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कहने की मतलब है कि जो अगर हम बात करें कि आदमी यात्रा क्यों करते थे, तो कभी कभी सूखा हो गया, भूकंप हो गया, कभी कभी पानी की वजह से, तो कोई भी आपदा आती थी या काम की तलाश में लोग इधर से उधर जाते थे। अब है कि धार्मिक गुरु को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे भी जाया करते थे। तो अगर क्वेश्चन आता है कि धार्मिक गुरु किस उद्देश्य से एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे, तो शिक्षा और सलाह के उद्देश्य से। आज अगर हम बात करें कि लोग यात्राएं क्यों करते हैं, तो देखिए सबसे पहली बात है कि अगर हम अपना दक्षिण एशिया की बात करें प्रॉपर वे में, तो आपका भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो अफगानिस्तान है, ईरान है, चीन है, म्यांमार है, तो ये सब हमारा पड़ोसी देश है, ठीक है। तो दक्षिण एशिया जो है आपका क्या है कि विशालता तथा जो है अगर हम बात करें पर्वतों से या फिर इनका जो प्राकृतिक विभाजन है, इस कारण से जो पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, तो इन कारण से जो है ये प्रायः उपमहाद्वीप में गिना जाता है या फिर कहा जाता है। अब देखिए हम बात करते हैं आगे देश के नाम का। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत के जो हैं कई सारे नाम हैं, उस नाम के पीछे पड़ने का जो कारण है वो क्या है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे है कि जो इंडिया है, तो इंडिया या भारत जैसा नाम है, कहीं पे इसको आर्यवर्त भी कहा जाता है, कहीं पे हिंदुस्तान भी कहा जाता है, तो इस प्रकार से। तो देखिए जो तो इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में हम लोग सिंधु बोलते हैं। अब कहता है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से जो आने वाले ईरानी थे, ठीक है, या यूनानी थे, कहने का मतलब है जो ईरानी थे ये सिंधु को हिंदोस बोलते थे, और जो यूनानी थे ये इंदोस बोलते थे। और इस नदी को यानी कि सिंधु नदी के पूर्व वाली जो भूमि है, भूमि प्रदेश है, इसको इंडिया के नाम से बुलाते थे या उनको कहते थे। तो इसी क्रम में जो ईरानी है ये हिंदोस कहते थे और यूनानी जो है इंदोस कहते थे। तो हम बात करें भरत नाम के प्रयोग का, तो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह था, एक कबीला था, ठीक है। तो उसी के नाम पे ये इसका नाम भारत पड़ा था, ऐसा हमारा जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें मानना है। तो इस समूह का उल्लेख अगर हम बात करें तो संस्कृत की जो आरंभिक रचना है, कृति है, ऋग्वेद, ठीक है। हम जानते हैं कि वेद 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो उसी में जो ऋग्वेद है जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पहले हुई थी, उसमें भी इस बात का उल्लेख मिलता है, ठीक है। और बाद में इसका प्रयोग जो है सो आपका भारत को देश के नाम के लिए किया जाने लगा था। कहते हैं कि अतीत के बारे में कैसे जानें, तो कहता है कि अतीत की जानकारी हमें कई तरह से प्राप्त हो सकती है। एक तरीका यह भी है कि अतीत में जो लिखी गई पुस्तकें हैं उनको ढूंढना और पढ़ना। तो देखिए ये पुस्तकें जो थी ये हाथ से लिखी होती थी, और इसी कारण से इसको जो है हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। अब देखिए अगर हम बात करें तो अंग्रेजी में जो है पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द मैन्यूस्क्रिप्ट है, ठीक है। और ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द है ये लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ से, ठीक है। अब देखिए जो पांडुलिपि होती थी ये क्या होता था कि जो हिमालय क्षेत्र में उगने वाला भुर्ज नामक पेड़ होता था, ठीक है, तो उसके छाल से जो है विशेष तरीके से तैयार किया हुआ जो भोजपत्र होता था, तारपत्र होता था, तो उसी पर जो है इसको लिखा जाता था। अब ये हाथ से लिखा जाता था और इसी के लिए इसको पांडुलिपि भी कहते हैं। अब जो पांडुलिपि होती थी जो तारपत्रों से बनी होती थी, तो ये सब जो है लगभग 1000 साल पहले लिखी गई थी। तो किताब बनाने के लिए तार के जो पत्तों को काटकर उनको अलग अलग हिस्सा करके उनको एक साथ बांध दिया जाता था। अब क्या है कि जो ये पांडुलिपि है ये कहाँ मिलती हैं, तो ये मंदिरों और बिहारों में मिलती थी। और इन पुस्तकों में जो है आपको धार्मिक मान्यताएं, राजाओं के जीवन, व्यवहार, औषधि, विज्ञान, इन सब विषय में चर्चा मिलती थी। और इसके अलावा अगर बात करें तो महाकाव्य, कविताएं और नाटक भी इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है, शामिल होता था इन पांडुलिपियों में। अगर हम इनमें बात करें तो कई पांडुलिपि जो है आपको संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि बहुत सारे जो है आपको प्राकृतिक और तमिल भाषा में भी मिलते हैं।
देखिए जो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग है वो आम लोग करते थे, ठीक है ना। और अभिलेख जो अब देखिए, जो हम इतिहास जानने की बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग पांडुलिपि देखें। अब अभिलेख के बारे में जानते हैं कि अभिलेख क्या होता है। तो अभिलेख क्या होता था कि जो उस समय का पत्थर का हो या कोई कठोर चीज सतह होता था, तो उस पे जो है धातु का कोई कठोर सतह जो होता था उस पे ना आदमी क्या करता था, उत्कीर्ण करवाता था, यानी कुछ लिखवा दिया जाता था। और ये जो होता था इसलिए लिखा जाता था कि इन पे जो है जल्दी से मिटे नहीं, यानी कि कठोर सतह है तो अगर कोई राजा अपना आदेश या कोई रानी अपना आदेश या फिर कोई जो बड़ा आदमी है वो कुछ भी लिखवा के आम पब्लिक के लिए या किसी के लिए कोई संदेश देना होता था तो अभिलेख लिखवाता था और उसको बाहर में लगा देता था कि बारिश आए पानी आवे फिर भी वो ख़त्म नहीं होगा और लंबे समय तक चलेगा। सिंपल बात है कि अभिलेख जो है आपका क्या है, पत्थर या धातु जैसे कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए हम लोग इतिहास के बारे में जान रहे हैं तो पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों और मूर्तियों का जो है अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें तो औजार, हथियार, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए जो है ये लोग छानबीन और खुदाई करते हैं, क्योंकि ये इनके लिए महत्वपूर्ण स्रोत है और इसी के माध्यम से हमें इतिहास के बारे में पता चलेगा। लगभग 2250 वर्ष पुराना अभिलेख है जो आपको वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। और यह जो अभिलेख है ये अशोक नामक राजा का जो है अभिलेख है और उसी ने आदेश दिया था और ये उत्कीर्ण करवाया गया था। तो लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। ये जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब एक भाषा का प्रयोग करते हैं। स्वाभाविक है कि जब भी कोई अगर अभिलेख लिखा होगा तो किसी न किसी भाषा में होगा, किसी न किसी लिपि में होगा। हम लोग भी जैसे हिंदी पढ़ते हैं तो देवनागरी में पढ़ते हैं, अंग्रेजी पढ़ते हैं तो रोमन में पढ़ते हैं। तो इसी तरह जो है इन अभिलेखों का भी भाषा रहा होगा, लिपि रहा होगा। अभिलेख जो है आपको जो अशोक वाला है ये आपको कहाँ मिला है, तो अफगानिस्तान क्षेत्र में मिला है। और ये देखिए अफगानिस्तान क्षेत्र में जो है प्रयुक्त होने वाले दो लिपियां हैं, या फिर जो बात करें तो भिन्न लिपि तथा भाषा था। एक आपका यूनानी था और एक आपका अरमाइक था, ठीक है। अब देखिए कहता है कि चांदी के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। चांदी के सिक्कों का प्रयोग हुआ था लगभग 2500 पूर्व में होता था। पुरातत्वविद जो होते हैं ये जानवरों, चिड़िया या फिर मछली की बात करें तो इन सभी की हड्डियों को भी ढूंढते हैं। इनसे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलता है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। हम लोग बात किए हैं ना कि अतीत में पता करेंगे कि क्या खाते, सब कुछ पता चलता है, ठीक है। वनस्पति के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए जो अवशेष होते हैं उनको भी वो लोग छानबीन करते हैं, उनका भी पता लगा लेते हैं। आगे चलते हैं। अब कहता है कि जो पांडुलिपियां हैं या अभिलेख हैं, और जो पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए जो है इतिहासकार जो है प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। हम भी बार बार बोल रहे हैं कि जो अतीत है उसके बारे में हम लोग को स्रोत से पता चलता है, तो ये इतिहासकार जो है ये स्रोत शब्द का इन चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होते हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अब देखिए एक मुद्दा उठता है कि अतीत एक या अनेक। तो हम लोग बात किए हैं कि पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन, राजाओं और रानियों का जीवन तथा व्यापारियों का जीवन, या फिर कहे तो शिल्पकारों का जीवन, ये जीवन जो है एक दूसरे से काफ़ी जो है आपका भिन्न था। अगर हम बात करें तो उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार और रीति रिवाज का पालन करते थे। अगर हम बात करें, अगर उदाहरण के लिए देखें अगर कोई चीज़, तो आज जो अगर हम बात करें तो अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन जो है मछली पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। अगर इसके ठीक उल्टा देखें तो जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है भेद अतीत में भी विद्यमान था। उस समय भी आपको ये सारी बातें थी कि उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों द्वारा लड़े जाने वाली लड़ाइयों के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं। अगर हम बात करें तो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषि अथवा जो पशुपालक हैं, तो इन जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते हैं। तो इन लोगों के बारे में जो लेखा जोखा नहीं रखते थे तो इन लोगों के बारे में हमें कम पता चलता है, और जो रखते थे उनके बारे में हम लोगों को ज़्यादा पता चलता है। तो अतीत एक या अनेक, ये चीज़ का आप यहाँ पे बात चल रहा है। अब देखिए कहता है कि तिथियों का मतलब,
तो देखिए तिथियां हैं, जो डेट हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो कैलेंडर है उसमें शक संवत विक्रम संवत है, लेकिन अभी जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं वो ग्रेगोरियन कैलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। तो उसी के बारे में है कि जो अंग्रेजी में हम लोग बीसी लिखते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग ईसा पूर्व कहते हैं, तो बीसी का तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व। तो यहाँ पे देखिए जो ईसा के जन्म को जो है 0 वर्ष रखा गया है, और इससे पहले को बीसी और बाद को एडी कहते हैं, ठीक है ना। अब एडी का मतलब होता है एनो डोमिन, यानी कि ईस्वी। तो ये दोनों जो है आपको लैटिन शब्दों से बना है, और इसका तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से। अब देखिए एक शब्द आता है सीई। तो अगर हम बात करें तो अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। अगर हम बात करें तो भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था, ठीक है ना। और कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का भी प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि वर्तमान से पहले। तो देखिए कि इसके बाद कुछ अन्य स्रोत भी हैं एनसीईआरटी के बुक्स में, तो उसकी बात करते हैं। तो कहता क्या है कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेट्टा नाम का एक कस्बा है, यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख जो है आपको 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यानी कि 2 जो है आपका एक जो है आपका यूनानी और मिस्र का जो है 2 लिपि का प्रकार यहाँ से मिला है। कुछ विद्वान जो है यूनानी भाषा पढ़ सकते थे, तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो राजा और रानी के नाम एक छोटे से फ्रेम में, जिसे हम लोग कारतूस कहा जाता है, अंकित किया गया था। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। तो देखिए कृषि का आरंभ हम लोग पढ़े हैं 8000 वर्ष पहले। सिंधु सभ्यता में प्रथम नगर जो है आपका 47 वर्ष पूर्व। गंगा घाटी में जो नगर है मगध का बड़ा राज्य, ये 2500 वर्ष पूर्व। वर्तमान की बात करें तो लगभग 2000 वर्ष पूर्व। अब चलते हैं कुछ प्रश्नोत्तरी को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित स्थलों पर विचार कीजिए। पहला है कि नर्मदा नदी घाटी, दूसरा है कि उत्तर पश्चिम में सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियाँ, तीसरा है कि उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ियाँ, और चौथा है मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो उपयुक्त में से किन स्थलों से मानव निवास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो हम लोगों ने देखा है कि नर्मदा नदी घाटी में भी आरंभिक लोग थे, सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों पर भी देखा है कि वहाँ के लोग कृषि किए, रसे बसे, पशुपालन किए। उत्तर पूर्व में गारो पहाड़ी को भी देखे हम लोग, वहाँ भी हुआ। फिर मध्य भारत में विंध्य पहाड़ी को भी देखा। तो इस प्रकार जो है ये चारों के चारों आंसर जो है आपके सही होंगे। कि निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ था? तो इसका भी सही जवाब है आपका मगध राज्य, जो आपका बिहार में पड़ता है, वर्तमान बिहार में है। तीसरा क्वेश्चन है कि भारत के समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों के विकास का साक्ष्य प्राप्त होता है कब से? तो 2500 वर्ष पूर्व से, ठीक है। ये बात सब याद रखना है। आगे चलते हैं। कहता है कि प्राचीन हस्तलिखित पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द या प्रयुक्त शब्द क्या है? तो हम लोग जानते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो आपको लैटिन शब्द मेनू से निकला है, जिसका अर्थ होता है हाथ से। पांचवा क्वेश्चन है कि मनुष्य, पशु या पौधे के अवशेष की प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से करते हैं? तो सीधा इसका जवाब है कि कार्बन C14 पद्धति या फिर C14 पद्धति के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है और हमारा ये अंतिम प्रश्न है कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो आपका पूर्वी घाट, ठीक है। तो आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, आशा और उम्मीद है। फिर इसको कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग इसे सेकेंड चैप्टर का बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, बुई बुई।